नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, अब तारीखों के ऐलान का वक्त आ गया है। लोकसभा चुनाव कब संपन्न होंगे? और देखिए, 15 दिन से भी कम बचे हैं या 15 दिनों के आसपास ही बचे हैं। लेकिन अब तक बिहार में एनडीए के भीतर बात करें, बात तो हम इंडिया ब्लॉक की भी कर सकते हैं, यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन खबरें ये आ रही है, दिल्ली से खबर आ रही है, पटना में यह खबर कंफर्म हो रही है कि अब अंतिम पंचायत, जो आखिरी अदालत है अमित शाह की, वहां फैसला हो जाना है कि कौन सी सीट किस पार्टी की होगी, किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई हैं। देखिए, जब बिहार में नई सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो निश्चित तौर पर जेडीयू और बीजेपी के भीतर बातचीत हो गई होगी। लेकिन एनडीए में और भी कई सहयोगी दल हैं। दोनों लोजपा है, मतलब चिराग पासवान और पशुपति पारस। जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनकी पार्टी का नाम बदल गया है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गया है। तो सभी की बातचीत अमित शाह से हुई है, लेकिन अमित शाह ने बस इतना कहा है अभी तक लोगों से कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीटें कौन सी दे रहे हैं, सीटों की संख्या कितनी है, यह किसी को पता नहीं है। तो बेचैनी, और इस बीच खबर यह भी आ रही है ग्राउंड जीरो से कि जेडीयू ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में सर्वे शुरू कराया है, और विशेषकर उन लोकसभा क्षेत्रों में जहां उनके जीते हुए सांसद हैं, कि हमारे सांसद की स्थिति क्या है, मतलब रिपोर्ट कार्ड क्या है, जनता उनके साथ है कि नहीं है, उम्मीदवार बदलने का वक्त आ गया है या फिर उसी चेहरे पर हम फिर से दांव लगा सकते हैं। तो अमित शाह की अदालत में, और जो मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या चाचा भतीजे की लड़ाई का अंत कराना है, यह अंत होता दिख नहीं रहा है। और इसके समानांतर यदि इसका अंत नहीं होता है तो बीजेपी की पैरेलल तैयारी भी है। अजीत जी, आपकी राय? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये एक बड़ी विडंबना है। हम लोग, आपने बीच में ठीक कहा कि हम लोग बात तो इंडिया ब्लॉक की भी कर सकते हैं, लेकिन ये विडंबना देखिए कि अभी जी। चारों तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में अलायंस तय नहीं हो रहा है, अलायंस टूट रहा है, कांग्रेस के सहयोगी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता भाग रहे हैं, जबकि हो इसका उल्टा रहा है। जी। कांग्रेस अलायंस काफी हद तक अपने सहयोगी पार्टियों के साथ सीटों का बंटवारा तय करता जा रहा है। अभी हम हम्म। लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार में भी लगभग हो गया है, लगभग लगभग हो गया है। लगभग हो गया संख्या है तो तय बिहार हो में। गई है। दिल्ली जी। में होने, लगभग दिल्ली में भी तय हो गई है, सीटों की संख्या हम्म। तय हो गई। तो इंडिया ब्लॉक ने अपनी सारी चीजें तय कर ली हैं। एक हम्म। आध स्टेट उनके बचे हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र बचा हुआ है या पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में तय हो गया, ये सब लोगों ने देखा। जी। इसके उलट आप देखिए, जिसकी तैयारी सबसे पहले से हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले से तैयारी कर रही थी, और उसने कहीं भी अभी तक सीट बंटवारा नहीं किया है। जी। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। हम्म। इसकी समस्या हम लोग चिराग पासवान और पशुपति पारस की जो समस्या है उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले ओवरऑल बीजेपी की समस्या समझिए। जी। बीजेपी ने एक अपनी होशियारी में या अपनी आशंका में, इसको कहिए कि जो 370 और 400 का जो टारगेट उसने तय किया, उसमें हम्म। उसको लगा कि हम जितनी ज्यादा भर्ती कर लेंगे, जितने ज्यादा लोगों को ले लेंगे, हमारे जीतने के चांसेस उतने हो जाएंगे, या हम जो पिछली बार जिन सीटों पर नहीं जीत सके हैं वो भी जीत जाएंगे। जी, तो बिल्कुल। इसके लिए उसने भर्ती शुरू की, और ये भर्ती पिछले साल जुलाई में शुरू हुई, जब बेंगलोर में बैठक हो रही थी। इंडिया हम्म। ब्लॉक की जो बैठक बेंगलोर में हो रही थी, उस समय इन्होंने भर्ती की और 38 पार्टियां दिखाई। या आपको याद हम्म। होगा, उसी समय चिराग पासवान भी गए थे अशोक होटल के कार्यक्रम में, और उन्होंने पैर छुआ था नरेंद्र मोदी जी का, और प्रधानमंत्री ने उनको गले लगाया था। जी। तो ये वही दिन था, उसी जुलाई का महीना था, संभवतः 18 जुलाई की तारीख थी। हम्म। तो ये भर्ती शुरू की बीजेपी ने, और जो भर्ती योजना आपने चला दी, अब उस भर्ती योजना के बाद अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किसको हटाएं, किसको रखें, किसको कितनी सीटें दें, क्योंकि सीटों की संख्या तो बढ़ी नहीं। हम्म। आप उत्तर प्रदेश में इसी तरह से, आखिर नए भर्ती जयंत चौधरी हैं, सबसे नई भर्ती उनकी हुई है। उसके जी। पहले ओम प्रकाश राजभर की भर्ती हुई, उसके पहले संजय निषाद की पार्टी की भर्ती हो गई थी, अपना अनुप्रिया पटेल पहले से थी अपना दल लेकर के। तो ये भर्तियां हो गई, अब सीट बंटवारा नहीं हो रहा है। हम्म। इसी तरह से बिहार में एक एक करके भर्ती करते गए। पहले आपके पास एक अलायंस पार्टनर सिर्फ चिराग पासवान थे, जब नीतीश कुमार चले गए थे,
तो आपके पास चिराग पासवान थे, आपने धीरे-धीरे और भर्तियाँ कर ली। आए उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर आए तो आपने उनको भी भर्ती कर लिया। जब ये जीतन राम मांझी छोड़ के आए जेडीयू तो आपने उनको भी भर्ती कर लिया। लोजपा के 2 खेमे तो आपके पास थे ही, आपने और भर्तियाँ कर ली। और आखिर में नीतीश कुमार को भी भर्ती कर लिया। और आखिर में नीतीश कुमार को भी भर्ती कर लिया। वही हम कह रहे थे कि जो सबसे बड़ा वो था, आपने उनको भी भर्ती कर लिया। अब और भर्ती देखिए कर ना, लिया भी देखिए उनको। मैं एक मिनट रोकता हूँ कि जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं हुए थे, इंडिया ब्लॉक में थे, तो ये बातें खुले तौर पर कही जा रही थी कि देखिए आरजेडी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा 17-17 सीटों का होगा। बाकी 6 में कांग्रेस को और लेफ्ट पार्टियों को लड़ना है तो लड़ ले, कांग्रेस को तो धिक्कारा ही जा रहा था। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है, जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी है, जेडीयू के कोई भी नेता यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हम 17 पर ही लड़ रहे हैं या 16 पर लड़ रहे हैं। वे भी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए हमारी जानकारी कहती है कि 14 सीटों की बात हुई है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं 12 सीटों की बात हुई है। हमारी जानकारी के मुताबिक 14 सीटों की बात है और 15वीं सीट मांगी जा रही है एक मुसलमान किशन उम्मीदवार को रेड्डी। लड़ाने के लिए, जो नीतीश कुमार चाहते हैं। और इसके साथ ही यह बात भी चल रही है कि कई सीटें बदली जाएंगी, मतलब बीजेपी की सीटें जेडीयू के खाते में आएगी और जेडीयू की सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जैसा कि इंडिया ब्लॉक के समय लोग बोल रहे थे 17-17 तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन यहां तो इसलिए मैंने कहा कि अंतिम फैसला अब अमित शाह की अदालत में ही होना है। ये समस्या वही हुई ज्ञानेश्वर जी की, जो भर्ती बेतहाशा भर्ती होती गई। अब आप उसको जी, एडजस्ट करने के लिए सीटें तो है नहीं, सीटें तो 40 ही हैं लोकसभा की बिहार में। उन्हीं जी, 40 सीटों में बंटवारा होना है। और हम्म, बीजेपी ने जो इतना सारा खेल रचा है, जो इतना बड़ा प्रपंच उसने जो सजाया है अपना बिहार में, उसका मकसद तो अपनी 17 सीटें ही बचाने की है ना। जी, बाकी जो एनडीए को जो बाकी सीटें मिली थी, उसकी हम्म, चिंता देखिए पहले राउंड में बीजेपी नहीं कर रही है। हम्म, बीजेपी की अपनी चिंता है अपनी सीटों की। उसकी अपनी 303 सीटें हैं, जिसको बढ़ा करके उसको 370 करना है। वो छोड़ दीजिए, 370 की बात हम लोग छोड़ दें, लेकिन हम्म, 303 सीट भी तो बहुत बड़ी संख्या है ना। 303 तो बहुमत से बहुत ज्यादा नंबर है, और तीसरी बात जो बिल्कुल। उतना आए, बीजेपी की इतनी कोशिश है, और उसके लिए जरूरी है कि बिहार की 17 सीटें आए। तो जी, ये तब सारा तक वो खेल सपना उसने नहीं अपनी आ गया 17 जब तक सीटों के नीतीश लिए कुमार रचा नहीं हुआ आए है। थे। देखिए, जब तक नीतीश कुमार नहीं आए थे, यह बात भी कही जा रही थी कि बीजेपी स्वयं 25 पर लड़ लेगी, 28 पर लड़ लेगी, लेकिन आप तो 25 और 28 की जगह फिर से 17 पर ही आ गए हैं, जब नीतीश कुमार आ गए। 17 ही लड़ना, और आपने ठीक कहा कि पहले 17 तो जीतिए। बिल्कुल, तो वही पिछली जब नीतीश कुमार साथ में नहीं थे, तो जी, बीजेपी 28-30 भी लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो इस भरोसे में नहीं थी कि हम 17 जीत पाएँगे। जी, तब भी उसका कंसर्न 17 सीटों का था। हुँ, हुँ, नीतीश कुमार को ले आया गया है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। उसका प्राइमरी जो मोटिव है, प्राथमिक जो उसका मकसद है, वो है 17 सीटें जीतना। जी, बीजेपी को अपनी 17 सीटें तो हर हाल में जीतनी है। हुँ, हुँ, तो ये बीजेपी को कहीं न कहीं ये आशंका इस बार होगी, जिस तरह की राजनीति पिछले 5 साल में हुई है, कि हो सकता है कि इस बार 17 लड़े और 100% रिजल्ट नहीं आए। बिल्कुल। पिछली बार तो 100% रिजल्ट था, 100% हुँ, स्ट्राइक रेट था। अगर जी, नहीं आया तो बीजेपी एक भी सीट गंवाना या 2 सीट गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकती है बिहार में। हुँ, इतना प्रपंच रचने के बाद भी अगर 1-2 सीट गंवा दे तो फिर क्या हुआ? फिर तो गुनाह जी, बेइज्जत कहा जाएगा कि आपने इतना सब हुँ, किया भी और फायदा भी नहीं हुआ। तो इसके लिए बीजेपी की कोशिश होगी कि हम 17 से एक आध सीट ज्यादा लड़े, ताकि अगर कहीं एक आध लूज करते हैं तो हमारी 17 बची रहे। तो जी, एक तो ये पेच है अभी गठबंधन का सुलझाने में। दूसरे, जब नीतीश कुमार की आपने भर्ती की, तो नीतीश कुमार को तो एक मेजर चंक आपको सीटों का देना ही होगा, तभी बिल्कुल। आप उनका फायदा ले पाएंगे। उनका हुँ, फायदा लेने के लिए ही उनसे उनसे तालमेल किया है बीजेपी ने। तो हुँ, उनका फायदा तो तभी मिलेगा जब वो भी सेटिस्फाइड रहे। इसी के जी, लिए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया है। हम लोग पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार का फायदा तभी है जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे, तभी वो अपना जी, वोट ट्रांसफर करा पाते हैं, उनका वोटर हुँ, आ पाता है साथ में। तो आपने उतना कर दिया है। अब सीटों के बंटवारे में एक आध सीट 2 सीट कम करके उनको नाराज करने की जोखिम भी नहीं ले सकते हैं। तो हुँ, उनको एडजस्ट करना है। तो बीजेपी जेडीयू इसके एडजस्टमेंट के बाद कितनी सीटें बचती हैं, उसी में बाकी का बंटवारा करना है। अगर उसमें कोई नाराज भी हो जाता है तो बीजेपी की उसकी ज्यादा परवाह नहीं है, जी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि सिर्फ नीतीश कुमार और बीजेपी, यानी जेडीयू और बीजेपी मिल करके भी एक चुनाव जीतने की स्थिति तो बना ही देते हैं। हुँ, क्योंकि हुँ, पिछली बार भी आप देखिए तो 1-1% वोट आया था। जो सहयोगी पार्टियां ये लोग थे, आरजेडी में थे, जो उपेंद्र कुशवाहा या
जीतन राम मांझी तो ज्यादा सीटें ज्यादा लड़े थे, प्रेशर तब नहीं। भी एक एक जी। परसेंट वोट इन लोगों को आया था। इन लोगों को वोट ज्यादा हम्म, नहीं आया था, ये लोग अपना वोट नहीं ट्रांसफर करा सके थे उधर। जी। इनको जरूर वोट था चिराग पासवान और पशुपति पारस को। तो हम्म। उनमें भी तब तो लोजपा किसी, एक ही थी ना, तब तो लोजपा एक ही थी। हाँ, लोजपा एक ही थी, तो उस समय जी। इन्हीं का वोट था जो ट्रांसफर हुआ था, इनको भी मिला था। जी। और वो वोट ट्रांसफर हुआ था, वो 6% से ज्यादा वोट था, लगभग 7% वोट था जो लोजपा के 7 उम्मीदवारों को मिला था। तो ये जी। एक तरह से बराबर का ही वोट परसेंटेज आप समझिए, मतलब नीतीश कुमार को भी 18% के करीब और बीजेपी को 23% के करीब इस तरह से वोट था। जितनी सीटें लड़े थे उससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा सबको वोट आया था, उतना परसेंटेज मतलब। तो जी। 7% के करीब वोट लोजपा का था। हम्म। उस वोट की चिंता है, बाकी वोट की चिंता तो नहीं है बीजेपी को, और न हम्म। नीतीश कुमार उस वोट की चिंता कर रहे हैं। कुशवाहा वोट की चिंता बीजेपी भी नहीं कर रही है, नीतीश कुमार भी नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो वोट नेचुरल तरीके से हमारे पास आएगा, वो एंटी आरजेडी वोट जाता है, जो सोशल जी। कम्बिनेशन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं इस बात को। तो जीतन राम मांझी की चिंता है, चिराग पासवान की चिंता है, पशुपति पारस की चिंता है। अब इसीलिए और इस पहले चिंता की जेडीयू और इस बीजेपी को चिंता के बीच निपटाना है, में एक पहले बात कह दें बीजेपी। अजीत जी, इस चिंता के बीच में एक बात कह दें कि राज्यसभा के लिए भी जो होना था वो हो गया। कितनी चर्चाएं हुई कि रीना शर्मा भी जाएंगी, क्योंकि चिराग कह रहे थे 6+1 2019 का फार्मूला, जब रामविलास पासवान को भी राज्यसभा भेजा गया था 6 सीटों के अलावा। पशुपति पारस के बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा ताकि हाजीपुर हाजीपुर की सीट सीट खाली है। चिराग पासवान के लिए खाली हो जाएगी। जीतनराम मांझी के बारे में कहा जा रहा था, सुशील कुमार मोदी के बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें रिपीट किया जाएगा, लेकिन उन्हें तो बिराम ही दे दिया गया। अब देखना है कि भागलपुर भी लड़ाते हैं कि नहीं लड़ाते हैं। उसे बहुत लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें भी शक शुबा है। तो राज्यसभा वाला भी मसला खत्म हो चुका है, अब सीटों पर ही बात होनी है। तो सीटों पर बात पहले बीजेपी जेडीयू की तय होनी है। जी। जो बात हुई है, आपकी जानकारी ठीक है कि 14+1 नीतीश कुमार मांग रहे हैं, और बीजेपी 17+1, बीजेपी 18-18 सीट लड़ना चाह रही है। उसके बाद जी। कितनी सीटें बचेंगी, उसमें कैसे लोग एडजस्ट होंगे, ये हम्म। मेन झगड़ा बीजेपी जेडीयू का है। अगर ये दोनों जी। सुलझाना है पहले, इसी की हम्म। चिंता भी बीजेपी को है। बीजेपी को हम्म। बाकी चीजों की ज्यादा चिंता नहीं है। और ये सब जो राज्यपाल बना दिए जाएंगे, कोई आदमी राज्यसभा भेज दिया जाएगा, ये तो कितने लोगों के बारे में हम लोग कितने दिनों से सुन रहे हैं। हम लोग जीतन राम मांझी के बारे में भी सुन रहे थे। हम लोगों ने जी। एक दिन तो दिल्ली में इतनी चर्चा हो गई ज्ञानेश्वर जी की, राधा मोहन सिंह जा रहे हैं छत्तीसगढ़ गवर्नर बन के, हाँ, आपने भी सुना ही बिल्कुल। होगा। जी। तो ये कितने लोगों के बारे में इस तरह की चर्चा चल गई, गवर्नर हो जाएंगे, कोई आदमी राज्यसभा चला जाएगा। लेकिन क्या पता आगे रख लिया जाए बहुत लोगों को नरेंद्र सिंह तोमर की तरह स्पीकर बनाने के लिए, कि जी। आप लोकसभा रहे, बहुत दिन केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आप विधानसभा का चुनाव लड़िए और सरकार बनेगी तो स्पीकर बना देंगे आप। हम्म। तो वो तो बीजेपी क्या करेगी वो अभी बहुत आगे देखने को आएगा। बहुत दिलचस्प सीन होगा जब टिकटों का बंटवारा शुरू करेगी बीजेपी, तब बहुत दिलचस्प दृश्य होगा। अभी जी। उसको जेडीयू के साथ तय कर लेना है कि अगर जेडीयू हम्म। और बीजेपी बहुत एमिकेबल तरीके से अपने आपसी सहमति से अपनी जी। सीटें तय कर लेते हैं, उसके जी। बाद वो सेकेंड फेज है। जो दूसरे एलआई पार्टनर हैं उनका मामला सेकेंड फेज में आएगा। देखिए जी। नीति अभी जो चिराग ये माफ करिएगा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इनको लेकर के ज्यादा चिंता की बात नहीं है। क्योंकि हमने पहले कहा कि वोट जब ये हम्म। लोग थे और ज्यादा सीटें लड़े थे, 5 सीट लड़े थे, 3 सीट लड़े थे, तभी 1-1% वोट आया था। वोट का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ था उस समय आरजेडी के साथ रहने से। इनका नेचुरल कॉम्बिनेशन इधर बन रहा है जेडीयू बीजेपी के साथ। तो अगर एक एक सीट देते हैं, जो आपने कहा कि कहा है अमित शाह ने कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम आपको एडजस्ट कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। और अभी जो आपने कहा ना कि एक जो इस तरह के गाजर लटकाने के लिए बीजेपी के पास बहुत सारी चीजें हैं, जी। हम्म। कि राज्यपाल बना देंगे, आपको राज्यसभा ले आ देंगे, आपको कुछ भी, मतलब उसके लिए तो गाजर लटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं बीजेपी के पास। हम्म। तो वो लटका दिया जाएगा, इसलिए इन दोनों की चिंता नहीं है ज्ञानेश्वर जी। इन दोनों को लेकर के एक एक सीट दे करके लेकिन हम अजीत जी, लोकसभा ले आए। इन दोनों के लिए बीजेपी चिंतित नहीं है, लेकिन ये अपने लिए तो चिंतित है। ये स्वयं स्वयं ही लड़ेंगे तो इनके कैडर का क्या होगा, जिन्हें इतने दिनों से पीछे पीछे झोला लेकर घुमा रहे हैं कि आपको टिकट दिया जाएगा। कोई सुपौल की बात कर रहा, कोई नवादा की बात कर रहा, कोई सीतामढ़ी की बात कर रहा। तो फिर इनके यहाँ भी जिस स्थिति और परिस्थिति में जो लोग साथ रहे, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से बात हुई तो कहा गया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपको सीटें कितनी दे रहे हैं और आपको कौन कौन सी सीटें दे रहे हैं। और अब नहीं बताया जाएगा। देखिए, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी इतनी देरी करना चाहती है कि जो बागी होना चाहते हैं उन्हें बागी होने का वक्त न मिले और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने का समय न मिले। तो ये स्ट्रेटेजी दूसरी तरफ भी लोगों ने समझ ली है।
आप जी। देखिए कांग्रेस और आरजेडी ने कैसे तुरंत बातचीत सारी रोक दी अपनी। हुँ, अब वो भी अपने पॉलिटिकल अभियान पर निकल गए। तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, कांग्रेस अपने में मगन है। वो लोग और भी नहीं 3 मार्च फाइनल को कर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राहुल गांधी और और तेजस्वी रैली रख यादव ली की। 3 मार्च को, जी, 3 मार्च को जी, बड़ी रैली रख ली गई। तो ये हुँ, वो लोग उन लोगों ने भी रोक दिया। जी, अभी बीजेपी ने अपने टिकट बंटवारा रोका इसलिए ताकि वो दूसरी तरफ के लोगों को देख, जो टफ स्टेट है, जी, जिनको टफ स्टेट मान रही है बीजेपी, वहां उसने अपनी हुँ, स्ट्रेटेजी बदली है। उसने हुँ, कैंडिडेट का अनाउंसमेंट रोक लिया, अपने सर्वे के रिपोर्ट आने के बाद भी सब कुछ रोक रखा है उसने, ताकि दूसरे का कैंडिडेट देख करके तब हम अपना कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। जी, तो इस वजह से और इस स्ट्रेटजी को आरजेडी कांग्रेस ने भी समझ लिया, इसलिए बिहार में बंद हो गई है। कांग्रेस की जो नेशनल अलायंस कमेटी है वो भी किसी के साथ बातचीत नहीं कर रही है। बिहार की बात अंदर खाने तय करके और उसको बंद करके लिफाफे में रख दिया गया है। अब जी, इधर बीजेपी भी अपना लिफाफा नहीं खोल रही है। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी की बात है, अब इन लोगों की तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि जिस दिन नीतीश कुमार आए उसी दिन आधा दम तो निकल गया, उसी दिन इनको हुँ, इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जो दो दो जी, एक एक तीन तीन सीटों की बात हो रही थी, वो तो मेंटली मानसिक रूप से इस बात को इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होगा कि अब यहाँ ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जी, लेकिन क्या दूसरी ओर गुंजाइश है? दूसरी ओर भी कोई गुंजाइश नहीं है। आप जा करके वहां एक के बदले दो सीट मिल जाएगी, लेकिन नतीजा 2019 वाला ही होगा। हुँ, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को अभी जरूरत 2014 वाले नतीजे की है कि जी, 3 लड़े थे, तीनों जीत गए थे, आप एक लड़े और एक जीत जाए हुँ, और आगे के लिए कुछ चीजें आप तय कर लें। जैसे हमने कहा ना, बीजेपी के पास गाजर लटकाने के लिए बहुत है, तो ये गाजर लटकाया जा सकता है, लटकाई जा सकती है कि आप विधानसभा में आपको टिकट आपको हम ज्यादा देंगे, विधानसभा में आपको सीटें दे दी जाएगी, अगली बार राज्यसभा भी आएगा तो देखेंगे। ये चीजें कही जा सकती हैं। और जी, काडर की बात तो देखिए, हम लोगों ने पिछली बार, आपने भी देखा होगा ज्ञानेश्वर जी, वो क्या उनका नाम था, जो मोतिहारी से ट्राई कर रहे थे टिकट के लिए, माधव आनंद। माधवानंद, जी। तो इतनी सेवा की उन्होंने पार्टी की, इतने समय तक पार्टी का संगठन चलाया अपने दम पर उन्होंने, और टिकट नहीं मिली। तो काडर को तो संतोष करना होता है। काडर में तो सब आदमी समझ गए होंगे, जिस दिन नीतीश कुमार अब आए उसी दिन देखिए, समझ गए होंगे। एक आईआरएस है जो सेवानिवृत्ति लेकर आ गए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आ गए, सुपौल में सारी एनर्जी खर्च कर रहे थे, सब कुछ बहा रहे थे, लेकिन नतीजा ढांक के 3 पात। और अब नजर सीतामढ़ी पर है, लेकिन सीतामढ़ी के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया है, देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, और वे पूरी तैयारी, अभी टिकटों का ऐलान होना है, सीटों का ऐलान होना है, लेकिन वे सीतामढ़ी में इस तरीके से कैंप किए हुए हैं जैसे लग रहा है कि चुनाव बस अगले हफ्ते है। हाँ, तो इस नीतीश कुमार ने अपनी अपनी टिकट पिछली बार वो एक बार दे करके देख चुके। जी। बीजेपी से आए सुनील कुमार पिंटू को टिकट दे करके उन्होंने देख लिया हुँ, कि सुनील कुमार पिंटू उनके तो नहीं हुए, नीतीश कुमार जी। के तो नहीं हुए वो। हुँ, जो नीतीश कुमार के विधायक, जिन सांसदों के टूटने की बात हो रही थी, बाकी कोई नहीं टूटा सुनील कुमार पिंटू को छोड़ करके। जी। वो इसलिए क्योंकि सुनील कुमार पिंटू आयातित थे, दूसरे जगह से इंपोर्ट करके लाए गए थे। हुँ, तो ऐसा कोई इंपोर्ट किया हुआ कैंडिडेट नीतीश कुमार इस बार नहीं उतारने जा रहे हैं, जो किसी दूसरी पार्टी में रहा हो और उसको लेकर के सीट दे दें। किसी कंसिडरेशन में नहीं करेंगे ये। तो जो सीटें उपेंद्र कुशवाहा की अपनी सीट है, जो हम लोग एक बार और चर्चा किए थे कि नीतीश कुमार ये कंसीडर जरूर कर रहे हैं कि काराकाट सीट वो छोड़ देंगे उपेंद्र जी। कुशवाहा के लिए, और गया सीट छोड़ देंगे जीतन संतोष राम कुमार मांझी जी। को, जिसको लड़ाना है उसको लड़ा ले। तो ये हुँ, 2 सीटें हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि इस तरह से 17-17 सीटें लगभग तय हो गई हुँ, कि 15 नीतीश कुमार की अपनी, या 14 माने, अभी हम लोग 14 ही माने, तो 2-14 वो, और 2 ये जो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट और गया सीट, और जी। बाकी 17 सीटें हुँ, बीजेपी की, तो 33 हो जी। गई। तो बचती हैं 6 या 7 सीट बचती है। अगर नीतीश कुमार 15वीं सीट नहीं लेते हैं तो 7 बचती है, 15वीं लेते हैं तो 6 सीट बचती है। अब इसमें भी उस कहा जा 6 रहा है कि सीट, मुकेश सहनी का इंतजार अब भी किया जा रहा है कि उनकी भर्ती भी कर ले, लेकिन हाँ, तो सीट एक। वही वही हमने कहा कि फिर तब इसका मतलब फिर नीतीश जी को 14 ही सीटें मिलेंगी। जी। एक सीट जो है, फिर वो एक सीट जो वहां से बचेगी, वो सीट हुँ, मुकेश सहनी को दे दी जाएगी, और उनके सामने ये गाजर होगा कि भाई आप, विधानसभा के तो चुनाव आने ही वाले हैं, जल्दी ही हो जाएंगे चुनाव, इसी साल जी। चुनाव करा रहे हैं हम लोग। ये भी तो हुँ, कहा जा सकता है, हम लोग डिस्कस किए थे कि हो सकता है कि इसी बिल्कुल। साल चुनाव हो जाए, तो ये कह दिया जाए हुँ, कि भाई चुनाव का ही साल चल रहा है, आपको विधानसभा में ज्यादा सीटें दे देंगे, हुँ, एमएलसी आने दीजिए, देख लेंगे, आपको कहीं ना कहीं आपका एडजस्ट करके आपकी भरपाई कर देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे आपको। जी। ये हो सकता है कि हमारा जो फॉर्मूला है बीजेपी का, कि एक पार्टी से एक एमपी जीतेगा तो वो एक एमपी भी होगा तो मंत्री बनेगा, और 16 एमपी भी होगा तो एक ही मंत्री बनेगा। तो जी। इस फॉर्मूले के तहत ये भी कहा जा सकता है कि भाई मुकेश सहनी जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आप एक एक लड़िए, जीत के आइए, दिल्ली में मंत्री होइए।
फिर अपनी पार्टी चलाइए। तो ये सब चीजें होंगी, पहले जेडीयू अपना तय कर ले बीजेपी के साथ, फिर ये जो दो छोटे छोटे प्लेयर हैं एक एक सीट वाले वो तय हो जाएं, और तब उसके बाद बीजेपी हाथ डालेगी चिराग पासवान और पशुपति पारस का झगड़ा निपटाने में। जी। जो मेन जिसको हेडेक बोलते हैं, जो सिरदर्द होता है, या जो छोटी समस्या जो नासूर बनती हुई दिख रही है जो समस्या, हुँ, उसको सुलझाने की कोशिश उसके बाद होगी। और ये क्योंकि आप जेपी ये नड्डा नहीं मानिए कि सुलझा नहीं पाए। तो 6 ही सीटों में जेपी होगी। नड्डा जेपी नड्डा नहीं सुलझा पाए चाचा भतीजे के संकट को। चाचा भी अरे हुए हैं और भतीजा भी अड़ा हुआ है। नहीं, और बीजेपी नई भर्तियां भी कर रहा है। आज ही हमने देखा कि बेतिया रेंज के डीआईजी हैं जयंत कांत, बहुत ही मतलब स्मार्ट पुलिस अफसर है, आईपीएस हैं। उनकी पत्नी स्मृति पासवान, जिनकी मां पटना जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं, नूतन पासवान, उन्हें आज बीजेपी में शामिल करा लिया गया। और जब जयंत कांत एसपी थे जमुई, जो चिराग पासवान का निर्वाचन क्षेत्र है आज की तारीख में, तब से स्मृति पासवान वहां एक्टिव थी। कहने वाले कह रहे हैं, चर्चा और अफवाह, कि स्मृति पासवान जमुई से चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन क्या जमुई छोड़ेंगे चिराग पासवान? क्योंकि चिराग पासवान के सामने एक संकट यह भी है कि उन्हें सीटें 4 मिले 5 मिले, उन्हें अपने परिवार से 2 लोगों को लड़ाना है, क्योंकि उन्होंने पार्टी को टूटते हुए एक बार देखा है। दूसरी बार ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं कि 2 भी मेरे न रहे और सभी के सभी फिर टूट जाए। तो ये भी संकट है अजीत जी। तो ये उसमें फिर ये दिक्कत होगी, सुलझाने का तरीका तो ये हो सकता है कि किसी तरह से अमित शाह बैठें और वीटो करें पशुपति पारस के लिए कि आप हाजीपुर छोड़ दीजिए, जी। तो चिराग हाजीपुर लड़ जाए, तो इस तरह हम्म, से जमुई की सीट खाली हो जाएगी। लेकिन ये जो दो का पेंच है, परिवार से दो लड़ाने वाला, जी। वो दूसरा फिर अगर छोड़ेंगे पशुपति पारस, तो वो खुद कहां जाएंगे चुनाव लड़ने। हम्म। जो दूसरी सीट है समस्तीपुर में, वहां तो ऑलरेडी प्रिंस पासवान है एमपी, तो उनकी उन पर सीट ही भी खतरा रखनी। है, उन पर ही खतरा है। कहा जा रहा है कि उन्हें विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है, हाँ क्योंकि तो इधर भी पॉलिटिकल घटनाक्रम है कि महेश्वर हजारी, जो रामविलास हाँ पासवान के ही परिवार के हैं, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। कहा जा रहा है कि मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनकी हसरत भी लोकसभा चुनाव लोकसभा। लड़ने की है। और जब वे चिराग पासवान से मिलने गए थे, तो बड़ा बाबेला मच गया था। नीतीश कुमार भी दुखी हो गए थे। तब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार के मुखिया थे कि महेश्वर हजारी साहब, आप ये क्या करते रहते हैं? तो परिवार से 2 को लड़ाना है। और जो सामाजिक समीकरण है, जो आधार है कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि सबन जातियां जो हैं, वह उनसे दूर नहीं रहती है, वह अपने को करीब मानती है। तो 2 तो परिवार से लड़ाना है, खुद को लड़ाना है और एक बहनोई को लड़ाना है। फिर 3 में किसे-किसे? भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, तीनों उनके करीब हैं, यदि हम पार्टी के भीतर देख रहे हैं तो। तो ये पहले तो आपस में इन लोगों का झगड़ा, अगर जो जैसे प्रिंस पासवान की बात हो रही है ना कि विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, तो जी, हमको फिर वो पुराना समीकरण ध्यान आ रहा है जब रामविलास जी पॉलिटिक्स करते थे और हुँ, वो रामचंद्र पासवान को दिल्ली ले जाते थे, पशुपति पारस के हवाले बिहार की राजनीति करते थे। जी, हुँ, तो अगर ये सहमति बन जाए परिवार के भीतर, अब वो हुँ, परिवार के भीतर की सहमति बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये सहमति बने तो ये हो सकता है कि प्रिंस पासवान प्रदेश की राजनीति करें, बिहार की राजनीति जी, करें। अभी जब तक वो तैयार नहीं होते हैं, चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की जब तक संभावना कोई ऐसी नहीं बनती है, तब तक परिवार का एक आदमी प्रदेश की राजनीति करे। और पारस ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हाँ, पारस गुट के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसी तरह से जी, पारस प्रदेश अध्यक्ष होते थे पहले रामविलास जी, पासवान के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के, और प्रदेश की राजनीति करते थे। प्रदेश के जी, मुख्यालय में हमेशा वो मिल जाते थे। काडर को जोड़े रखने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हमने तो हुँ, उनको देखा है पार्टी कार्यालय में घंटों रात में देर तक बैठे हुए और लोगों से मिलते-जुलते। तो वो भूमिका निभाने के लिए हो सकता है कि छोड़ दिया जाए प्रिंस पासवान को वहाँ, तब एक सीट खाली हो जाएगी। जी, लेकिन तब भी जो जमुई वाला पेंच आपने बताया कि अगर जमुई बीजेपी शामिल करा रही है किसी हाई प्रोफाइल हुँ, नेता को, और उसको कहीं ना कहीं उसकी तैयारी अगर जमुई की है, तब फिर चिराग पासवान के लिए दूसरी सीट कौन सी बचती है जहां वो परिवार से जी, किसी को लड़ा सके। हुँ, भाई 3 ही सीट तो है जो लोक जनशक्ति पार्टी की, 6 में से 3 सीटें तो हैं, समस्तीपुर है, हाजीपुर है और जमुई है। इन जी, 3 में से अगर एक सीट परिवार से बाहर चली जाती है तो दूसरी हुँ, कौन सी सीट होगी। बिल्कुल, फिर तो ये स्थिति तभी बनेगी जब दोनों गुट एक हो जाए, हुँ, जब दोनों पार्टियों को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का मर्जर हो जाए। बीजेपी ऐसा जी, कोई चमत्कार करे, अमित शाह हुँ, कोई ऐसा चमत्कार दिखाएं, ऐसा वीटो करें कि दोनों लोग एक हो जाए, चाचा हुँ, भतीजा को वो मिला दें, और ये एमिकेबल तरीके से ये सुलझा लें कि भाई चिराग पासवान हाजीपुर लड़ेंगे, पशुपति पारस समस्तीपुर लड़ेंगे, जमुई से बीजेपी का अपना उम्मीदवार लड़ेगा, और बाकी जो 4 सीटें हैं
वो 4 सीटें जो आपने कही कि अपना अगड़ी जातियों के लिए, लोगों के लिए और उसमें समीकरण के लिहाज से, जैसे उनके जी, पास नवादा है, वैशाली है, जो अपनी सीटें जो उनके पास ऑलरेडी है, उन हुँ, सीटों में से उनको एडजस्ट किया जाए जो अगड़ी जाति के लोग हैं। अब ये जी। एक सोचने की बात होगी हमको, अभी आप उसमें देख सकते हैं कि कौन-सी सुरक्षित और सीट है, जो दी जा सकती है बीजेपी की तरफ से उनको। ऐसी कोई नहीं, सीट नहीं अब दिख आपने रही जो है। 6 सीटें हैं, 3 सीटें तो इन्हीं के पास हैं। चौथी सीट जो है जेडीयू के पास है, चौथी और 5वीं, गया और गोपालगंज। तो जेडीयू ने 1 सीट दे दी जीतन राम जीतन मांझी राम के मांझी लिए को। हाँ, तो और एक सीट गोपालगंज पर कम से हाँ, 1 सीट गोपालगंज कम से कम तो जेडीयू लड़ेगी और जो छठी सीट है उस पर स्वयं भाजपा है, सासाराम हाँ, की सीट, जेडी सासाराम। पासवान। तो हाँ, भाजपा यह भी संदेश नहीं देगी कि हम किसी भी दलित एक वाली निर सीट पर नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो एक ये बीएससी मजबूत सीट तो है नहीं। ही ना। हाँ, जी, तो इसका मतलब है कि अगर जो ये कॉम्प्रोमाइज़ का हो सकता है, हम तो फिर अभी जो हम समझ रहे हैं जितना बीजेपी की पॉलिटिक्स को हम लोग समझते हैं या जिस तरह का दांव चलते रहते हैं अमित शाह और उनके रणनीतिकार बीजेपी के, ये जो जी, शामिल कराया जा रहा है जमुई के लिए, वो हो सकता है दबाव की राजनीति हो, एक प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्कुल। हो, चिराग हुँ, पासवान के ऊपर दबाव डालने के लिए। और वो हुँ, जो स्मृति पासवान लेडी हैं, उनको कुछ और ऑफर कर दिया गया हो, पहले से उनको कहा गया हो कि आपको कहीं और एडजस्ट करेंगे। हुँ, लेकिन अभी ये पोस्चरिंग रखनी है कि जमुई के लिए हम उनको ले आ रहे हैं। तो जी, फिर ये तब दोनों तरफ प्रेशर बढ़ेगा, तब पशुपति पारस के ऊपर भी प्रेशर होगा और चिराग पासवान के भी ऊपर प्रेशर होगा। तब बीजेपी के साथ मोल भाव करने में ये बात आ सकती है कि एक सीट तो अगर बीजेपी अड़ जाए कि हम लेंगे, फिर तब जी, पंचायती होनी, तब दोनों के हुँ, बीच में पंचायत होना आसान हो जाएगा और तब हुँ, बीजेपी विड्रॉ कर लेगी अपना और छोड़ देगी। अगर बीजेपी जी, विड्रॉ कर लेती है जमुई, तो हुँ, ये मान के चलिए कि पंचायती का फॉर्मूला ये होगा कि 2 सुरक्षित सीटें चिराग पासवान को मिल जाएँगी और 1 सुरक्षित सीट मिल जाएगी पशुपति पारस पारस को। को। और 3 जो उनके खेमे की सीटें हैं, वो 3 फॉरवर्ड लोग होंगे, एक एक भूमिहार, एक ब्राह्मण, एक राजपूत कैंडिडेट वो लोग दे सकते हैं। और जी, अगर कोई बच जाता है, कोई एमपी इनका, और हुँ, उसको एडजस्ट करने की जरूरत होती है, तो बीजेपी को दिक्कत नहीं है किसी आयातित व्यक्ति को टिकट देने में। बीजेपी अपना जी, टिकट दे सकती है, नीतीश कुमार हुँ, नहीं देंगे, लेकिन हुँ, बीजेपी दे सकती है। बीजेपी तो दरवाजा खोल के बैठी हुई है, कोई भी कहीं से आए और उसको टिकट दे दे। बीजेपी ऐसा समंदर है कि आप वहां से निकल नहीं सकते हैं, हुँ, वहां से आउटगोइंग नहीं है, वहां एकदम फ्री इनकमिंग है, फ्री इनकमिंग जी, पॉलिसी है, आपकी भर्ती और दरवाजा बंद, अब आप आउटगोइंग नहीं है, वहां से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। जी, तो ये जो उन्मुक्त भर्ती की योजना है, बीजेपी को किसी को भर्ती करके टिकट दे सकती है, उनमें से किसी एमपी को अगर लगता है कि एडजस्ट करने की जरूरत है, और जो लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमे हैं हुँ, उसमें नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं, जी, उनके बीच 6 ही सीटें बचनी है, ये हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं हुँ, और अभी भी यही स्थिति है। जो अभी कल रात तक की, अब आज रात में, यहाँ तो रात को आजकल बैठकें होती हैं, पहले जी, क्या था बीजेपी में ज्ञानेश्वर जी दिन में बैठक होती थी, तो हुँ, हम सब लोगों को शाम होते होते 6 बजे तक पता चल जाता था कि क्या क्या बैठक में हुई। और हुँ, हुँ, कांग्रेस की बैठक रात में 10 बजे से शुरू होती थी, तो कांग्रेस का पता नहीं चलता था। अब बिल्कुल, कांग्रेस वाला कल्चर बीजेपी में आ गया है कि रात 10 बजे के बाद मीटिंग होती है। जी, तो अब आज रात में क्या होगा और कल रात में, वो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि 6 सीटें ही देनी है चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में, 6 ही सीट बिल्कुल, बची है। हुँ, उससे ज्यादा सीटों की गुंजाइश नहीं है। तो हुँ, उसमें किस तरह का फॉर्मूला बनेगा, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6 सीटें हैं, 2 खेमे हैं, 6 कैंडिडेट हैं, कास्ट का इक्वेशन हम लोग बता चुके। तो जी, उससे मल्टीपल कॉम्बिनेशन, मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, कई सारे बनते हैं, कई सारी हुँ, संभावनाएं बनती है। उसमें किस संभावना को टिक कर देंगे, किस पर सही लग जाएगा, ये जब बैठेंगे, आपको पता हो सकता है हो कि कब इन लोगों की मीटिंग होनी है अमित शाह के साथ। जिस दिन अमित शाह के साथ मीटिंग होगी, उस दिन मतलब हमको लगता है कि ये शायद 3 या 4 मार्च को पटना में या कहीं रैली है, प्रधानमंत्री की भी रैली कुछ बन रही है, प्रधानमंत्री की भी कोई यात्रा होने वाली है बेतिया बिहार और में। औरंगाबाद में, बेतिया और औरंगाबाद में, कब होनी है? 3 कोई मार्च को ही। डेट? 3 हाँ, मार्च को 3 ही। मार्च को ही है। जी, जी। तो उसके पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 और उसके मार्च को पहले एक और प्रधानमंत्री। काम होना है ना बिहार में अजीत जी, कि उसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। अब इसकी तारीख 29 फरवरी निकाली जा रही है, 1 मार्च भी लोग कह रहे हैं, 1 मार्च को नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है, पता नहीं वे अपने जन्मदिन के दिन सौगात देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन जो अभी आपने आउटगोइंग वाली बात कही, कि एंट्री तो है, जब मर्जी चले आइए। आउटगोइंग बहुत मुश्किल है नीतीश हाँ, कुमार के बहुत सिवाय। मुश्किल। हाँ, हाँ, नीतीश कुमार के सिवाय। और हाँ, हम लोग बिहार में देख रहे हैं आरसीपी सिंह, एंट्री तो हो गई, हो गई। आउटगोइंग। अब कहाँ और जाएँगे? देखिए, नालंदा में इंडिया ब्लॉक के पास उम्मीदवार नहीं है, लेकिन ये भी संभव नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक में चले जाएं। जाके लड़ ये भी जाएँ, हाँ, संभव नहीं है। हाँ, नहीं है। कैसे चले जाएं? और तेजस्वी यादव जो कहते थे कि बिहार में आरसीपी टैक्स वसूला जाता है, वो अब वो कैसे कैसे भर्ती लेंगे? कर ले?
हाँ, हाँ, वो ठीक कैसे बात। भर्ती कर लें। हाँ, तो ये जो आपने कहा ना कि आउटगोइंग बड़ा मुश्किल है, तो हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार का जो एक्सरसाइज है पहले क्योंकि बीजेपी की भी लिस्ट आनी है और देखिए जो कई सारी चर्चाएँ चल रही हैं जैसे बिहार सरकार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो शीला मंडल परिवहन मंत्री हुआ करती थीं। तो उनके पति लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कहा जा रहा है कि उन्हें विराम दिया जाएगा। और कई नाम चलने भी शुरू हुए हैं कि भाई दामोदर रावत मंत्री बन रहे हैं, महेश्वर हजारी बन रहे हैं, कई नए-नए नाम भी आ रहे हैं। तो इसके पहले यह एक्सरसाइज भी होना है और इस एक्सरसाइज का परिणाम भी देखा जाना है क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जोखिम भरा काम होता है। काफ़ी जो जोखिम का नाराज काम होता होंगे हाँ, जो नाराज होंगे वे घर बैठ जा सकते हैं। इसलिए विस्तार कितना बड़ा होगा, चेहरे कौन होंगे, इसे तय करने में जेडीयू के समक्ष परेशानी भी है और बीजेपी के समक्ष परेशानी भी है। अजीत जी। तो ये हो सकता है कि इस बार भी विस्तार छोटा ही हो, कुछ मंत्री जी। पद खाली रखे जाएँ, लोकसभा चुनाव तक के लिए ये भी संभव है कि विस्तार छोटा करके और लोकसभा चुनाव तक के लिए उसको रोक दिया जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद होगा और सभी को कहा जाए कि आप लोकसभा चुनाव में लड़िए जाइए, लोकसभा जी। चुनाव की तैयारी करिए, लड़ाइए, उसके बाद हम लोग लोकसभा चुनाव में के बाद हुँ, देखेंगे तो विस्तार छोटा हो सकता है और हुँ। उसमें कोई जेडीयू, बीजेपी के तो गुंजाइश है वो अपने वहाँ लोगों को एडजस्ट करने की, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस के पास, चूंकि उन दोनों पार्टियों के पास कोई एमएलए नहीं है, तो जी। इसलिए वहां से किसी को मंत्री बनाना अभी कोई संभावना भी नहीं दिख रही है जहां से नहीं, चुनाव नहीं। लड़ा करके ले आया जाए। हुँ, किसी को अभी ऐसे शपथ दिला दी जाए, ये भी संभावना कम है। तो वो एडजस्टमेंट तो अभी थोड़ी वहां वो उस एडजस्टमेंट में थोड़ी मुश्किल है। लेकिन आप याद करिए कि प्रधानमंत्री की यात्राएं कब से टल रही हैं। जी, प्रधानमंत्री की बिल्कुल। यात्रा जनवरी से हुँ, दिसंबर के एंड से लगता है यात्रा तय हो रही जी, थी चल और रही, अब चल रही। आएंगे और टलती गई, सारा समय टला, हुँ, इसीलिए टला क्योंकि अलायंस फाइनल नहीं हो पाया था। हुँ, नीतीश कुमार आने वाले थे और इस ये बात उसी समय से चल रही थी। अब नीतीश कुमार आ गए हैं तब भी अलायंस फाइनल नहीं हुआ है, तो जी, अलायंस फाइनल हुए बगैर प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं होगी। तो हुँ, प्रधानमंत्री की यात्रा अगर होनी है 3 तारीख को, तो ये तय मानिए कि उस दिन तक चिराग पासवान और पशुपति पारस का मामला निपट जाएगा और ये जी, दोनों उस दिन मंच पर रहेंगे। प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ सार्वजनिक, एक तो सरकारी कार्यक्रम करते हैं, हजारों करोड़ की जी, योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होता है। हुँ, उसके बाद जो जनसभा होती है वहां से वो चुनाव का बिगुल बजा रहे हैं, जो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रहा है और जहां जी, शुरू होगा वहां अपोजिट जो भी उनका अलायंस पार्टनर है उसके लोग रहेंगे। तो हुँ, ये तय करके ही रखा जाएगा कि चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार, ये सब एक मंच पर आए। जो जी, अपना बिल्कुल। इंद्रधनुषी एक एक गठबंधन है बीजेपी ने बनाया है, इतनी मेहनत करके, इतना प्रपंच करके कि उसमें कोयरी भी है, कुर्मी है, महादलित है, पासवान है, तो ये कुशवाहा है, ये सब एक साथ दिखे प्रधानमंत्री के उस मंच पर। तो वो करके हमको लगता है कि उसके पहले ही मुलाकात होनी चाहिए फिर अमित शाह के साथ चिराग पासवान और पशुपति पारस की, क्योंकि अब हमको नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी से कोई मुलाकात करके और बहुत सारी चीजें उनको करनी है। उनको तो मैसेज कर दिया जाएगा, उनको अंदाजा जी, भी होगा कि हमको क्या मिलने जा रहा है। चिराग बिल्कुल, बिल्कुल। पासवान और पशुपति पारस में जरूर पंचायत होनी है, क्योंकि सीटों की अदला बदली भी है और सीटों की संख्या भी तय होनी है। तो ये जी, उसमें उनके लोगों को एडजस्ट करना है, सूरजभान सिंह को एडजस्ट करना है, बीना देवी को एडजस्ट करना है, महबूब अली कैसर का क्या होगा ये तय होना है। तो जी, इसके लिए उनकी बैठक ज्यादा जरूरी है और वो हो सकता है कि अमित शाह को उसमें वीटो करके और वो मामला सुलझाना पड़े। लेकिन वो 29 फरवरी या 1 मार्च 2 मार्च तक वो चीजें बीजेपी क्लियर कर देगी। अजीत जी, चलते-चलते जब मैं आज घर से दफ्तर आ रहा था, तो सड़क पर मैंने एक होर्डिंग देखी। जीतन राम मांझी का एक सम्मेलन है और होर्डिंग में लिखा था, बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। बिना मांझी सब बेकार है। ये तो हम ये लोग तो संदेश भी दो जी, बार हम लोग चर्चा कर चुके इस बात को कि बिना जी, मांझी, अभी मांझी जो है, एस जिसको बोलते हैं, जिसको ट्रम्प जी, कार्ड बोलते हैं ताश के खेल में, वो है। जी, जी। ठीक बात है। तो वो जो चलिए होता है नहीं, जैसे जो 28 के खेल में गुलाम सबसे बड़ा पत्ता होता है ना, ऐसे खेल बिल्कुल, में बिल्कुल। गुलाम बड़ा छोटा होता है, लेकिन जी, उसी की महत्ता होती है। अभी बहुत छोटी पार्टी है, 4 ही एमपी एमएलए हैं उनके, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण पत्ता है अभी आज के तारीख में। 28 के खेल में वो बादशाह है आज। चलिए, तो बादशाह हैं, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे बिहार की और बिहार में सीटों का बँटवारा कैसे होता है, कौन-सी सीटें किसे मिलती है, मंत्रिमंडल विस्तार की सूरत क्या बन रही, कौन-कौन चेहरे शामिल होंगे, यह भी आपको बताएँगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।